Hello everyone, welcome to Education World. I am Lalit Pancholi, your chemistry faculty mentor. In this session of NTSC, it is our third session of chemistry. In this session, we have started a new chapter, is matter around us pure. पहली बात तो बेसिकली ये है बेटा, ये जो चैप्टर है 9th क्लास CBSE का बहुत ही बढ़िया चैप्टर, सेकंड चैप्टर बेटा केमिस्ट्री का, ठीक है। अब तक हम लोग जो है पहले चैप्टर पढ़ के आए बेटा मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके अंदर हम लोगों ने जो है मैटर को फिजिकल जो क्लासिफिकेशन किया बेटा, तो वहां पर हम लोगों ने देखा था मैटर को किस तरीके से फिजिकली क्लासिफाइड किया जा सकता है। तो हम लोगों ने वहां पे अपन उसकी स्टेट्स के हिसाब से उसको क्लासिफाइड किया, ठीक है ना। तो कौन कौन सी स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट आपको पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इस तरीके से अपन उसके कुछ क्वेश्चन भी वहां पे किए थे, कुछ पीवाईक्यू भी किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। ये नया सेशन है, टोटली डिफरेंट है, टोटली नया चैप्टर है, तो हम लोग इसको बहुत ही विश्वास के साथ में और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को कुछ और अच्छा बन पाए और हम लोग की जो तैयारी है बेटा वो बहुत अच्छी हो पाए, ठीक है। नाउ हम शुरू कर रहे हैं बेटा अपना नया लेक्चर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैं आपको बता दूं, मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन तो पढ़ ही चुके थे बेटा, तो अपन पढ़ेंगे अब क्लासिफिकेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, ठीक है ना। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे जिसमें हम वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, इसके अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, इस सब्सटेंस को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। हम लोग जो है इसका एक छोटा सा पार्ट है जो 10th क्लास में डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इनको हम जो है बेटा नेक्स्ट जब हम लोग 10th क्लास के जब कुछ लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहला चैप्टर ही वहीं पे आने वाला है। तो ये सब मैटर से जुड़ा हुआ है टोटली, तो मैटर को समझना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल से शुरू करेंगे और जब 9th क्लास का सिलेबस एंड करेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से करेंगे, फिर हम लोग एटम पे आएंगे और एटम को ब्रीफली पढ़ेंगे कि एटम कितने पार्ट में कैटेगराइज किया जाए। क्लियर? तो मैंने आपको सारी बातें बता दी है। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैंने आपको ये भी बता दिया। इसमें हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट पे चलते हैं। तो हम लोगों ने बात बताई थी कि ऑल मैटर्स broadly divided into two major groups, pure and impure. The term purity has quite different meaning in chemistry than in the day-to-day life. Normally, when we refer pure water, pure milk, etc. तो हम लोगों ने दो कैटेगराइजेशन किए होता है इसमें, एक तो प्योर किया है, दूसरा इम्प्योर किया है, ठीक है ना। अपन बोलते हैं जब भी प्यूरिटी की बात करते हैं, किसकी बात करें बेटा, प्यूरिटी की, तो डे टू डे लाइफ में अपन प्योर किसके आगे लगाते हैं, प्योर वाटर, प्योर मिल्क, ऐसा अपन यूज करते नहीं करते। तो व्हाट इंप्लाइज इज दैट ऑफ वाटर और मिल्क। हम लोग हमेशा क्या ऐसा वर्ड यूज नहीं कर सकते कि वाटर बोले या फिर मिल्क ही बोले, प्योर लगाना क्या जरूरी है। तो आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है भाई। ये जो है इसमें बैक्टीरिया हो सकती है, फंगी हो सकती है, वायरसेस हो सकते हैं, एक्सेट्रा। और प्यूरिटी का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, एंटायरली ऑफ अ डिफरेंट नेचर, यानी कि कुल मिला के पूरी तरीके से डिफरेंट हो नॉर्मल से। व्हेन वी से अ सब्सटेंस इज प्योर, हम लोग जब ये बोलते हैं कि सब्सटेंस पूरी तरीके से प्योर है, इट मींस दैट द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है बेटा। यानी कि जो सब्सटेंस है आपका वो केवल और केवल एक ही तरीके के पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। बात समझ पा रहे मेरी? तो इंट्रोडक्शन में यही बात है कि आप लोग जब भी किसी वर्ड के आगे प्योर यूज करते हैं कि ये प्योर है, एकदम प्योर का मतलब क्या है कि वो सिंगल काइंड पार्टिकल या सब्सटेंस से मिलकर ही बना हुआ है, उसमें अलग अलग पार्टिकल और सब्सटेंस नहीं है। क्लियर है? तो ऑल मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक तो बेटा प्योर सब्सटेंसेस और एक मिक्सचर। तो अपन इनको दो पार्ट में पढ़ सकते हैं बेटा, एक तो आपका हो गया प्योर सब्सटेंसेस और एक हो गया बेटा आपका मिक्सचर। ये कौन सा क्लासिफिकेशन है बेटा, ये आपका है केमिकल क्लासिफिकेशन। नाउ हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो मैटर को दो पार्ट में केमिकली क्लासिफाइड किया जाता है। तो देखो बेटा ये लिखा हुआ मैटर, ये आपका है केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? इसमें हम दो पार्ट पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्योर सब्सटेंस, फिर हम लोग देखेंगे बेटा मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को अगर दो पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है बेटा, एक एलिमेंट्स और दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट जो होता है वो मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया और मेटलॉइड हो गया। इसी तरीके से मिक्सचर की अगर बात की जाए तो दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं होमोजीनियस और एक होते हैं आपके हेट्रोजीनियस। तो ये सब बातें अपन प्रीवियस में भी बात कर चुके हैं, जब अपन पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे वहां भी इसकी कुछ बेसिक सी बातें हुई है। जो एलिमेंट थे
को मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, मैंने आपको ये वहां पे भी बताया था उसका कैटेगराइजेशन, ठीक है। तो वहां पे तो हम लोगों ने फिजिकली क्लासिफाइड किया, लेकिन हम यहाँ पे केमिकली क्लासिफाइड कर रहे हैं इनको। तो दिस इज अ टोटली केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अपने बोल दे बेटा, वन काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। अब कई बच्चे बोलते हैं सर हमें तो सब्सटेंस की डेफिनेशन नहीं पता, व्हाट इज सब्सटेंस। तो ध्यान से सुनो बेटा, आपने बोल दिया अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड into the other kind of matter by any physical process। किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा मैटर को जो है बेटा अदर मैटर में सेपरेट नहीं किया जा सकता, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझे बेटा इसमें, देखो इसमें एग्जांपल क्या क्या दिए हैं आपको। आयरन हो गया, सुक्रोज यानी जिसको केन शुगर बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है बेटा C12H22O11, ठीक है बेटा। इसके बाद में वाटर, सोडियम क्लोराइड, ये सभी क्या है बेटा आपके सब्सटेंस है, ये सभी आपके क्या है बेटा सब्सटेंस। क्लियर, दीज आर ऑल सब्सटेंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंसेस एंड टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे बेटा और टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं बेसिकली वो होते हैं होमोजीनियस। अब होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, सेम कंपोजिशन या यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। क्लियर बेटा। तो होमोजीनियस मटेरियल which contain particle of only one kind and has a definite set of properties is called pure substance। यानी जिसमें केवल और केवल एक ही तरीके के पार्टिकल्स हो, नंबर 1 तो है ना, और उसकी डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हो, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, प्योर सब्सटेंस कहा जाएगा। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं बेटा। तो देखो आयरन है, आयरन की जो होती है डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, सिल्वर है, चमकदार होता है, ठीक है। इसके बाद में आप ये बोल दो कि जैसे बेटा उससे आवाज आती है, उसको पीटने या उसको गिराने पर आवाज आती है कि नहीं, छन छन जैसी आवाज आती है, ठीक। इसके बाद में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की खुद की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं, ऑक्सीजन की वजह से। नेक्स्ट है बेटा आपका सल्फर, ठीक है। तो दे आर प्योर सब्सटेंसेस बिकॉज ईच ऑफ देम हैज ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। इनमें केवल एक ही तरीके के पार्टिकल हैं, तो बेटा इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्योर सब्सटेंसेस कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा, प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर। नाउ अब हम लोग बात करेंगे बेटा, ये तो कैटेगराइजेशन हुआ, प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन भी होगी यहाँ पे, ठीक। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस इज होमोजेनियस इन नेचर, यानी कि सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है ना बेटा। आप किसी भी सॉल्यूशन में बोल दो, किसी भी मिक्सचर में बोल दो, तो इसका सेम कंपोजिशन होता है, आप पकड़ नहीं पाते हो, केवल एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो होमोजेनियस नेचर होना इसका स्वाभाविक सी बात है। क्लियर है बेटा। द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी की। द प्योर सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये बात तो मैंने बोल दी कि अगर एक ही तरह के पार्टिकल है तो उनकी प्रॉपर्टीज जो होने वाली डेफिनेट ही होने वाली। अगर मान लो दो होते हैं तो फिर दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, मिक्स में कोई प्रॉपर्टी होती है बेटा, कोई डोमिनेट एक ज्यादा करता है, एक डोमिनेट कम करता, तो अपने इससे इसकी प्रॉपर्टीज को अलग अलग बता सकते हैं। नाउ अपने बोले दीज प्रॉपर्टीज इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सब्सटेंसेस, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, दीज प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर सब्सटेंसेस, यानी दूसरे जितने भी सब्सटेंस है उससे इसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट ही होने वाली, सेम प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती बेटा, ठीक है बेटा। प्योर सब्सटेंसेस की सेम प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती, ठीक है बेटा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय एनी फिजिकल मीन, यानी कुछ भी फिजिकली चेंज करके उसकी जो प्रॉपर्टीज है उनको चेंज नहीं किया जा सकता, इस बात का विशेष ध्यान रखना बेटा। तो अपन बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। तो दो तरीके के होते हैं बेटा, एक तो एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर इसको भी अपन तीन पार्ट में तोड़ देते हैं बेटा। द नंबर 1 इज मेटल व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन, गेन नहीं बेटा, लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। नॉन मेटल की बात करते हैं, नॉन मेटल का कैसा नेचर होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करने का, व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन। एंड द लास्ट वन इज मेटलॉइड, लास्ट वन इज मेटलॉइड, ये दोनों की प्रॉपर्टी रखता है बेटा, ये मेटल की जैसी और नॉन मेटल की जैसी प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है ना। दोनों की प्रॉपर्टी होती है, गेन भी कर सकता है और ये लूज भी कर सकता है। क्लियर है बेटा। तो अपन अभी इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स की।
तो व्हाट इज एलिमेंट? तो आपको बता दूं कि सबसे पहले जो एलिमेंट वर्ड है ना, वो एक साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया, एंड जो साइंटिस्ट है उसका नाम भी बहुत बढ़िया है, लेवोसियर नाम है बेटा। इन्होंने एलिमेंट को इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट टाइम, और इन्होंने इसकी डेफिनेशन भी दी, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट और बेसिक फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू एनीथिंग सिंपलर बाय फिजिकल और केमिकल मेथड। यानी कि जो एलिमेंट है बेटा, वो बेसिक और सिंपल एक फॉर्म है प्योर सब्सटेंस की, जिसको वापस से सिंपल और नहीं किया जा सकता या और नहीं तोड़ा जा सकता। तो बेटा इसी को इसने एलिमेंट बोल दिया। एलिमेंट सबसे छोटी यूनिट समझ लो आप प्योर सब्सटेंस की, ठीक है बेटा। तो कॉमन एग्जांपल ऑफ एलिमेंट की अगर अपन बात करें तो आप लोगों ने सबसे ज्यादा जो नाम सुने हैं, अपन तो उनकी चर्चा करते हैं। तो देखो ये बेटा, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कॉपर, सिल्वर और ये गोल्ड। सबका प्यारा, सबका दुलारा गोल्ड। अब गोल्ड और सिल्वर ऐसी चीजें हैं, कॉपर है बेटा, ये सब आप अपने घर में ही देखते हैं। अब हाइड्रोजन को आप देख नहीं पाते, कार्बन को देख नहीं पाते, कार्बन को भी देख लेते, ऑक्सीजन को नहीं देख पाते, नाइट्रोजन, सल्फर को भी नहीं देख पाते। सल्फर भी रहता है, ऐसा नहीं है एटमॉस्फेयर में, लेकिन आप देख तो नहीं पाते, असम्पशन नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि ये अपने आसपास है। although more than 115 एलिमेंट आर known। अभी इस समय कई लोग बोल देते हैं 118 नोन है सर, आप तो 115 ही बोल रहे हो, मैं 115 बोल रहा हूँ, कई लोग 110 भी बोलते हैं, कई लोग 108 भी बोलते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है बेटा। तो मोर देन अपन ये बोलते हैं कि 115 एलिमेंट है ना, 118 120 तक मान सकते हैं अपन, 120 तो बहुत ज्यादा बोल रहा है, 118 तक हो सकते हैं बेटा। तो द यूनिवर्स इज मेड अप ओनली ऑफ टू। जो यूनिवर्स है बेटा वो किस किस से मिलकर बना? केवल दो से बेटा। उसमें सबसे पहले है आपका हाइड्रोजन जो 92 है, और उसके बाद में हीलियम जो 77%। द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट हैव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ओनली 1% बाय मास। मतलब कि सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन है 92%, और उसके बाद में बेटा नेक्स्ट है बेटा आपका हीलियम, वो है 70%, 7% है। कितना बेटा? 7% है। तो आप ये बात विशेष तौर पे ध्यान रखें, जो यूनिवर्स है वो बेसिकली दो ही पार्टिकलों से मिलकर बना है। एक तो बेटा आपका है हाइड्रोजन, कितना है बेटा? 92%, कभी क्वेश्चन पूछा जाए, और दूसरा हीलियम जो आपका 7% है। हाइड्रोजन को H से दिखाया जाता है बेटा, हीलियम को He से दिखाया जाता है, क्लियर? तो ये आपका एलिमेंट की डेफिनेशन होगी। फिर अपन बोलते बेटा आउट ऑफ द नोन एलिमेंट्स, जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं, ओनली अबाउट 92 हैव बीन फाउंड टू बी प्रेजेंट इन नेचर। केवल 92 एलिमेंट ही ऐसे हैं, 118 मान रखे हैं अगर अपन ने, तो 92 ऐसे एलिमेंट है जो एक्चुअल में प्रेजेंट है नेचर के अंदर, ठीक है बेटा। द रेस्ट हैज बीन सिंथेसाइज्ड बाय द साइंटिस्ट इन द लैबोरेटरी। बाकी सब किसने बनाया बेटा? लैबोरेटरी में बनाए गए एलिमेंट है, और इन एलिमेंटों को जो नाम दिया गया, जो मैन मेड एलिमेंट है, ठीक है ना, या जो लैबोरेटरी में तैयार किए गए, तो आदमियों ने बनाया बेटा इसको। दीज आर कॉल्ड मैन मेड एलिमेंट्स आर नोन एज सिंथेटिक एलिमेंट। तो ये आप बिल्कुल याद रखें कि जो मैन मेड एलिमेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? सिंथेटिक तरीके से लैबोरेटरी में, या लैबोरेटरी एलिमेंट भी इनको आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? लैबोरेटरी एलिमेंट भी इनको बोला जा सकता है। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं बेटा, तो आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल, एंड द नेक्स्ट वन इज मेटलॉइड, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कौन कौन सा आ गया बेटा? सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर। कैसे कैटेगराइज किया? इनके नेचर हिसाब से, इनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। प्रॉपर्टीज क्या बेटा? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो याद रखने वाली है, विच लूज इलेक्ट्रॉन, विच गेन इलेक्ट्रॉन, और जो दोनों करें वो मेटलॉइड है। तो नॉन मेटल हो गया बेटा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। फिर जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सभी आपके क्या है बेटा? ये आपके मेटलॉइड्स हैं। ये आपके क्या है बेटा? मेटलॉइड्स है। क्लियर? समझ भी पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। तीन तरीके के टोटली एलिमेंट है आपके पास में। अब मैं आप चाहो तो मैं इनको बेसिक सा एक कैटेगराइजेशन करके भी दिखा सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से इनको कैटेगराइज कर सकते हैं अपन, ठीक है। आइए देखें, जैसे यहाँ देखो बेटा, आप लोग पीरियोडिक टेबल तो सब लोग देखे होंगे बेटा, तो मैं पी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, नीचे नीचे देखें यहाँ बेटा। तो आपने ये देखा बेटा 13 ग्रुप, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसके बाद में ये तो 13 ग्रुप है। इसके बाद में 14 ग्रुप आता है बेटा, कार्बन, सिलिकॉन, है ना, फिर जर्मेनियम, फिर स्टीरियम,
नहीं, टिन आएगा, SN आएगा और फिर आएगा लीड। 15 ग्रुप की बात करूं बेटा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ऑक्सीजन की बात करी है, 16 ग्रुप की बात कर रहे हैं बेटा, तो ऑक्सीजन फैमिली है, लिखने का तरीका भी ऐसे लिखा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम। और 17 ग्रुप की बात करें बेटा, तो मैं आपको कैटेगराइजेशन दिखा रहा हूँ बेटा कैसे करते हैं इसमें। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखी हुई छोटी क्लासों में भी, घर पे भी सबके लगी हुई है, तो उससे कैसे बता सकते हैं कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल, कौन मेटलॉइड है। देखिएगा, इसके बाद में नेक्स्ट बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो एस्टेटिन जो है वो रेडियो एक्टिव है वैसे तो आप इस तरीके की एक सीडीसी बना लें, ठीक है बेटा। और इसमें जर्मेनियम भी आ जाएगा, स्टीरियम भी आ जाएगा और पोलोनियम भी आ जाएगा। तो इसको कई बार जो है पुरानी बुक्स में इसको जो एस्टेटिन है बेटा, इसको भी मेटलॉइड इन्होंने मान लिया था, ठीक है ना, ठीक है ना। एंटीमनी जो दे दिया इन्होंने, तो इसको याद रखने की ट्रिक भी है। ये जो ऊपर वाले बचे बेटा, ये वाले जो इधर साइड वाले बचते हैं आपके, दिस वाला पार्ट, ये आपके होते सारे नॉन मेटल। इसमें एक कम है बेटा, वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन एक, तो हाइड्रोजन हो गया, फिर ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 आपके क्या है बेटा, 11 तो आपके हो गए नॉन मेटल। इधर ही लिख देता हूं ऊपर ही कोने पे देखो बेटा, 11 तो हो गया आपके नॉन मेटल, ठीक है। इसके बाद में आपके 7 हो गए मेटलॉइड, ठीक है बेटा, 7 क्या हो गए मेटलॉइड, और रेस्ट आपके क्या हो गए मेटल हो गए। तो ये जो CD है ये सेपरेट करती है मेटल को और नॉन मेटल को। जो CD वाले जो एलिमेंट है वो आपके क्या होते हैं बेटा, मेटलॉइड होते हैं, क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अब बात करें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल की बात कर रहे हैं। मेटल की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मेटल क्या है बेटा, तो मैंने आपको बता ही दिया। मेटल जो है बेटा, जो विच गेन या नहीं लॉस इलेक्ट्रॉन, विच लॉस इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है बेटा, इनको क्या बोला जाता है, मेटल। अब सबसे पहले बात करते हैं इनकी फिजिकल स्टेट की। आइए देखें, फिजिकल स्टेट की बात करें, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, सभी लोग सॉलिड रहते हैं बेटा जितने भी मेटल है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है मर्क्यूरी, जो लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर। इसके बाद में शाइनिंग सरफेस की बात करते हैं, तो किस प्रॉपर्टी को बोला जाता है बेटा, लस्टर, या फिर आप मेटेलिक लस्टर बोल सकते हैं, मेटेलिक लस्टर इसको बोला जाता है। लस्टर बिहेवियर है, लस्टरनेस इसको बोला जा सकता है। जो शाइनिंग सरफेस होती है मेटल की, उसको आप इस तरीके से बता सकते हैं। इसके बाद में कंडक्शन की बात करते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी कंडक्शन, ये देखो, तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको इसका कारण भी समझा देता हूँ। जैसे आप करंट किसी भी, जैसे मेटल कोई भी ले लें, आयरन ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, कॉपर ले लें, तो एक साइड से जैसे आप उसको करंट फ्लो कराएंगे तो करंट का झटका आपको दूसरी साइड में लगेगा। इसी तरीके से आप किसी यूटेंसिल को आप गैस पे चढ़ा दो, उसको हीट अप करना शुरू करें, तो आप उसको एक एंड पे गर्म करें तो दूसरा एंड आपको गर्म महसूस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे इसमें एग्जांपल भी उन्होंने दिए बहुत अच्छे से। एक तो दीजिए आपको गोल्ड, एक हो गया आपका सिल्वर, ये सिल्वर तो इजी हो गया बेटा, ये गोल्ड हो गया, दिस इज योर गोल्ड, दिस इज योर सिल्वर। इसका नाम होता है बेटा ऑरम, इसका नाम होता है अर्जेंटम, लैटिन में नेम है, इसलिए इस तरीके से साइंस को दिए जाते हैं। इसमें भी एक्सेप्शन है बेटा, एक्सेप्शन क्या क्या है। पीबी की बात करें तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड, या ये हीट है बेटा। और एचजी की बात करें तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही पुअर कंडक्टर है। इसके बाद में हार्डनेस की बात करते हैं तो मेटल आर क्वाइटली हार्ड, ये तो सबको ही पता है कि मेटल जो है बेटा हार्ड ही होते हैं, मेटल सॉफ्ट तो नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, अब इसमें भी जो है एक्सेप्शन तो है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, अब इनको इवन जो है नाइफ से भी कट किया जा सकता है, दे आर सॉफ्ट इवन कट विद नाइफ। तो ये हार्डनेस की अगर बात कर रहे हैं अपन, तो इट इज अ क्वाइट हार्ड। लेकिन सोडियम और पोटेशियम की बात करते हो तो एक्सेप्शन है इवन कट विद नाइफ, इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा आपकी मेलेबिलिटी। मेलेबल का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने फॉइल देखी है एल्यूमिनियम की, या आपने आयरन जो होता है बेटा उसके पतले पतले से आपने फॉइल देखे हो, फॉइल पेपर भी होते हैं आयरन के, लाइक चद्दर जो छोटे छोटे होते हैं, तो बेटा उनको बीट किया जाता है इतना ज्यादा कि वो बिल्कुल थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलेबिलिटी, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलेबिलिटी। So all aluminum foils are for wrapping different types of food. Thin foils of silver
आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। तो आप लोग जानते हैं, सब लोगों को पसंद है एक मिठाई जिसका नाम है काजू कतली। आप देखते हैं उसके ऊपर एक जो है बेटा चमकदार जो है लेयरिंग होती है, बेसिकली तो वो एल्यूमिनियम की होती है, या सॉरी सिल्वर की होती है, वो एल्यूमिनियम की नहीं होती है, सिल्वर की होती है। एल्यूमिनियम की फॉइल्स में आप लोग जो फूड पैकेजिंग करते हैं या जो फूड आप रखते हैं वो आपको पता ही है। तो इसका ये सीधा सा मतलब है कि ऑल मेटल्स आर मेलेबल। नाउ डक्टिलिटी की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास में 6 प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। तो ऑल इलेक्ट्रिक वायर ड्रॉन फ्रॉम अ डिफरेंट मेटल आर वेरी फाइन। हम लोग क्या करते हैं बेटा, जैसे मेटल होती है, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है ना, गोल्ड और सिल्वर हो गया, क्योंकि इनके ऑर्नामेंट्स बहुत ज्यादा पहनती है दुनिया, हम लोग भी पहनते हैं ना, दुनिया में हम लोग भी तो आते हैं, तो हम लोग इसको ऑर्नामेंट्स पहनते हैं कि नहीं पहनते बेटा। तो ये जो ऑर्नामेंट्स हम लोग पहनते हैं इनको थिन वायर से ही बनाया जाता है, तभी तो इसका वेट जो होता है बहुत लेस होता है बेटा, क्योंकि अगर हम किलो किलो 1.5 किलो के अगर ऑर्नामेंट्स बनेंगे तो फिर हम चल भी नहीं पाएंगे ढंग से, ठीक है बेटा। इनको थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर है वो एल्यूमिनियम के, कॉपर के और बोले तो आयरन के बनाए जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। नेक्स्ट बेटा सोनोरस बिहेवियर, इसको सोनोरस भी बोल सकते हो, इसको सोनोरोसिटी भी बोल सकते हैं। क्लियर बेटा। तो मेटल्स आर सोनोरस बिकॉज दे प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग। आप किसी मेटल को, जैसे मेरे पास में ये कड़ा मैंने हाथ में जो पहना हुआ है, अगर मैं इसको इस तरीके से मारूंगा बेटा तो इसमें से एक साउंड आएगा बीट करने में, ठीक है बेटा, इससे एक साउंड जनरेट होता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सोनोरस या सोनोसिटी बोलते हैं इसे। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेरी हाई होते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि ये मेल्ट होने में या बॉयल होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं, तो इनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा रहने वाले, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बीट करने के लिए तो आपको बॉइलिंग पॉइंट या एनर्जी ज्यादा देनी ही पड़ेगी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डेंसिटी। जनरली मेटल्स हैव वेरी हाई डेंसिटी, वेरी हाई डेंसिटी। उनकी कैसी डेंसिटी होती है बेटा? ज्यादा, क्योंकि उनका बिहेवियर है सॉलिड, वो उनकी जो हार्डनेस है वो सॉलिड है बेटा, तो वो जो है वो जो हार्ड रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा आपकी वैलेंसी। द 10th प्रॉपर्टी इज वैलेंसी। जनरली मेटल्स हैव 1 to 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ देयर एटम। ज्यादातर मेटलों में क्या रहता है बेटा? आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उनकी जो वैलेंसी रहती है वो 1 से 3 तक वेरी करती है। क्लियर है बेटा? इसके बाद में आता है बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उनका एक कैरेक्टर भी होता है व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। और मेटल्स आर एलिमेंट्स दैट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैटायन। They normally do not accept electrons. जनरली जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट नहीं करते बेटा, जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। कौन सा कैरेक्टर शो करते हैं बेटा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। क्लियर? नाउ अब हम लोग बात करेंगे बेटा नॉन मेटल्स की। इन नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? तो नॉन मेटल्स as the name suggests are opposite to the metal, which means their property is quite different from the metal. इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है किससे बेटा? मेटल से। जैसे अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहले आती है बेटा अपनी फिजिकल स्टेट। तो आइदर गैसेस और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, या तो गैस होती है या फिर सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पे। एक एक्सेप्शन है इसमें ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन वाटर फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे। इसके बाद में सरफेस की बात करें तो नॉन मेटल्स वेरी इन कलर विद जनरल डल सरफेस। इनकी कैसी सरफेस होती है बेटा? डल सरफेस होती है ज्यादातर। एक्सेप्शन देख लो बेटा इसमें डायमंड और क्रिस्टल ऑफ आयोडीन हैव ब्राइट लस्टर। अब आपने आयोडीन तो देखा ही हुआ है, घर में नमक भी देखा है ना बेटा, तो क्या शाइनिंग सरफेस होती कि नहीं होती? ऐसे डायमंड की भी कैसी होती है? शाइनिंग सरफेस होती है। जिसने डायमंड देखा है उसको तो पता है, नकली डायमंड की भी सरफेस कैसी होती है ना? शाइनिंग होती है। बेसिकली वो भी क्या है? एक तरीके से नॉन मेटल है। उसके बाद में कंडक्शन की बात करें तो मोस्टली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब क्योंकि मैं आपको बता दूं ज्यादातर तो ये गैसेस रहते हैं, है ना, आइदर गैसेस और सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है बेटा आपका ग्रेफाइट। ये देखो जो ग्रेफाइट है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसे। अब आप तो ये बात जानते ही हैं, जो कार्बन उसकी टेट्रावैलेंसी होती है,
तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना के हल्का सा बता देता हूँ आपको। ये देखो, देखिए बेटा, ये अगर ये कार्बन पकड़ा जाए तो इसमें 3 बॉन्ड बना, 1 2 3, देयर आर 3 बॉन्ड्स, 1 2 3, 3 बॉन्ड है बेटा, है कि नहीं? तो एक 4 बॉन्ड बनाता है ना टेट्रावेलेंसी के हिसाब से, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है हर कार्बन के पास में, तो इसको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन या फिर बोलते हैं इसको फ्री इलेक्ट्रॉन। और इसी की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी, और यही किसके लिए जिम्मेदार होते हैं बेटा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, विच इज कॉल्ड हार्डनेस, तो इट इज अ क्वाइट हार्ड। एग्जांपल देखो, डायमंड, डायमंड जो होता है बेटा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। इसके बाद में मेलेबिलिटी की बात करें, दे आर नॉन मेलेबल एंड नॉन डक्टाइल, ना तो इनकी थिन शीट बनाई जा सकती। मेलेबिलिटी का मतलब तो क्या होता है, थिन शीट, और नई थिन वायर बनाया, दोनों ही नहीं बनाया जा सकते बेटा। नॉट सोनोरस, क्या चमकदार होते हैं क्या? अगर अपन सोनोरस यानी इनको बीट किया जाए, लश्चरत बोलते हैं उसको, सोनोरस का मतलब कोई साउंड इसको बीट करने पर नहीं आता है, नो साउंड ऑन बीटिंग, बीट करने पर कोई भी साउंड नहीं आता बेटा। लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एज कंपेयर टू द मेटल, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है बेटा डायमंड, क्योंकि हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, इसलिए ऐसा बोल सकते हैं बेटा। और अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं बेटा, तो दे जनरली फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने देखे हो तो SO2, CO2, ठीक है बेटा, इसके बाद में NO2, NO, ये सभी का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। मतलब कि ये क्या होता है बेटा, नॉन मेटल और ऑक्सीजन जुड़कर हमेशा क्या देते हैं बेटा, एसिडिक ऑक्साइड। क्लियर है, इसका मतलब यही है। नाउ अब हम लोग बात करें बेटा मेटलॉइड्स की। मैंने आपको मेटलॉइड के बारे में बता ही दिया था टोटली, ठीक है। तो 7 मेटलॉइड मैंने आपको बताए थे, सबके नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख भी पा रहे होंगे, सबके नाम मैंने यहाँ पे लिखे दिए हैं। तो मैंने इनको कैटेगराइज करके बताया था। तो ये जो होते हैं बेटा मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की रखते हैं। देखिए बेटा, दे आर फ्यू एलिमेंट्स व्हिच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल दे लुक लाइक मेटल बट दे आर ब्रिटल लाइक नॉन मेटल। ये कैसे होते हैं बेटा, मेटल की तरह तो दिखते हैं लेकिन होते कैसे हैं, नॉन मेटल की तरह। ठीक है बेटा, ब्रिटल नेचर होता है, हार्ड नेचर नहीं होता, दिखते मेटल की तरह। दे आर नीदर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल नॉर इंसुलेटर लाइक नॉन मेटल। इंसुलेटर भी नहीं होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर भी नहीं करते, कंडक्ट भी नहीं करते, ऐसा ही समझ लो आप इसको। दे आर सेमीकंडक्टर, बेसिकली इनको क्या बोलते हैं बेटा, एक वर्ड है बहुत बढ़िया सा, आप किसी फिजिक्स में जब जाएंगे तो सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे। The elements which show some properties of metal and some other properties of non-metal is called metalloid. Their properties are intermediate between the properties of non-metal. ठीक है बेटा, metalloids are sometimes called semi-metal. तो एक वर्ड और भी यूज कर ले इसके लिए आप, सेमी मेटल। और मैंने आपको बता ही दिया इनके जो नाम होते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, इसके बाद में टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक है, तो ये आपके क्या है बेटा, बेसिकली ये जो मैंने 7 आपके सामने लिखे हैं, ये आपके क्या है बेटा, मेटलॉइड्स हैं। तो कैटेगराइजेशन देखा आपने एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स का कैटेगराइजेशन देख लिया बेटा। अब अपन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, केमिकल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जो अपना सेकंड कैटेगराइजेशन है किसका बेटा, प्योर सब्सटेंस का। प्योर सब्सटेंस को अपन ने 2 पार्ट में पढ़ा बेटा, तो अपन अब बात करेंगे कंपाउंड्स और केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, ये दिया हुआ। ठीक है बेटा, तो a pure substance containing 2 or more elements which are combined together in a fixed proportion by mass is called chemical compound और simple compound। जैसे आप ये समझो, fixed proportion में mass का मतलब क्या है, जैसे ये H2O है, अगर यहाँ देखते हैं तो mass of hydrogen is 1 और क्योंकि इसकी एटॉमिसिटी यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो ऑक्सीजन बेटा इसका मास होता है बेटा आपका 16 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि इसका एटॉमिसिटी यहाँ पे 1 है। तो अगर रेशियो निकाला जाए तो ये आएगा बेटा 2:16 और सॉल्व कर दिया जाए तो 1:8। यानी कि पानी कहीं से भी मिल जाए आपको, जो पानी हमेशा मिलेगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा कंबाइन किस फॉर्म में होंगे बेटा, 1:8 अगर उनको पानी बनाना है। क्या बनाना है बेटा, पानी। तो इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल कंपाउंड। जो केमिकल कंपाउंड होते हैं बेसिकली वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है पर हाँ कंपटीशन का पार्ट है।
ठीक है बेटा। तो आप ये बोल दो कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में चले तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड, है ना, दो तरह के कंपाउंड होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं बेटा, देखिए टाइप्स ऑफ कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक, द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कितना फर्क है, तो ये देखो मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक और मिनरल। तो ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली कहां रहते हैं, ये चट्टानों पे रहते हैं, है ना बेटा, ये पानी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो पहले के जमाने में लोग कम बीमार पड़ते थे क्योंकि पानी प्योर था। अब धीरे धीरे पानी जो है बेटा पॉल्यूट होने लगा, लोग बीमार पड़ने लगे। इसी के साथ में नेक्स्ट है बेटा आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से बेटा, ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बीइंग सच एज प्लांट, एनिमल्स, इनसे अपने को मिलता है बेटा। ऑल कंटेन कार्बन एज देयर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा जरूरी जो मिलता है वो है कार्बन। देयरफॉर नॉन एज कार्बन कंपाउंड। इनको क्या बोलते हैं बेटा, कार्बन कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक का एक्चुअल मीनिंग होता है ना वो भी होता है कार्बनिक, यानी कार्बन से बनने वाला, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है अकार्बनिक, यानी कि कार्बन से नहीं बनने वाला। तो ये बेटा जो नेचुरली मिलता है वो तो ऑर्गेनिक है, और जो मिनरल्स है नॉन लिविंग थिंग्स से अपने को मिलते हैं, मतलब जो जितना नहीं तो अपन उनको क्या बोलते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक। एग्जांपल के थ्रू समझे बेटा। तो इनऑर्गेनिक के एग्जांपल देखो, जैसे कॉमन सॉल्ट व्हिच इज कॉल्ड NaCl। मार्बल आप लोग देखते हो, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पता ही होगा, Na2CO3.10H2, इट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे बेटा। उसके बाद में बेकिंग सोडा NaHCO3, ये आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड तो सारी दुनिया जानती है सर, CO2 बोलते हैं। अमोनिया भी जानते हैं सर, अमोनिया को NH3 बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है बेटा, H2SO4, दिस इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर बेटा। अब ऑर्गेनिक में आ जाओ बेटा। ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है, जैसे ये देखो मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला सब जानते हैं CH4, इथेन बेटा C2H5, C2H6 हो गया इथेन आपका, प्रोपेन आपका C3H8 हो गया बेटा। तो ये सब जो है आप बोल दो ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कुकिंग गैस, ये सभी कुकिंग गैस के कॉन्स्टिट्यूएंट है बेटा, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें बेटा, अल्कोहल हो गया। अल्कोहल का फॉर्मूला भी जानते हैं सब लोग, ROH। R जो है बेटा अल्काइल बोलते हैं इसको, दिस इज योर अल्काइल ग्रुप जो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके बाद में एसिटिक एसिड CH3, COOH। शुगर की बात करें बेटा, C12 ने बता भी दिया फॉर्मूला, C12H22O11। इसके बाद में प्रोटीन है, ऑयल है, फैट्स है, और कई सारी जो DNA RNA के अंदर जो अंदर भी प्रेजेंट है वो भी है बेटा। कई सारे प्रोटीन जो अपने बॉडी के अंदर भी तो रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ठीक है बेटा। न्यूक्लिक एसिड है, कई सारी चीजें, तो अपन ये सब भी अपने को कहां से मिलती है बेटा, लिविंग थिंग्स है। These are called organic compounds. Clear? Now moving to the next. अब इसकी characteristics की बात करते हैं बेटा। What are the characteristics of compound? तो अपन बात करेंगे characteristics of compound के बारे में, ठीक है। तो a pure compound is composed of the same element. हमेशा जब भी अपन प्योर कंपाउंड की बात करते हैं तो सेम एलिमेंट से मिलकर बनाता है। और प्योर कंपाउंड के बारे में अगर और बोले बेटा, ठीक है, तो प्योर कंपाउंड इज होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस तो नहीं है क्योंकि अगर सेम एलिमेंट से मिलके बना है तो वो प्योर तो होना, और अगर बोले होमोजीनियस होना भी उसकी एक प्रॉपर्टी है ही सही। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। बेसिकली केमिकल कंपाउंड जो फॉर्म होता है बेटा, तो कोई केमिकल रिएक्शन होती है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के बीच में, उसकी वजह से ही कोई केमिकल कंपाउंड बनता है। यहां लिख के देते हैं ऊपर, देखो इधर एलिमेंट है बेटा, किसी एलिमेंट से कंपाउंड होता है, ये रिएक्ट करेगा तभी ना आपका क्या बनेगा बेटा, कोई कंपाउंड बनेगा जिसको आप चाहो तो केमिकल कंपाउंड भी बोल सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये रिएक्शन की वजह से होता है, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। ये वाला जो पार्ट होता है आपका इधर वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ये वाला, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। और ये वाला पार्ट जो कहलाता है बेटा आपका, वो कहलाता है बेटा प्रोडक्ट। क्लियर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड की बात कर रहे बेटा, आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम विच दे आर फॉर्म। अगर अपन बात करते हैं कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है आपकी, इस कंपाउंड जो केमिकल कंपाउंड बना है, तो इसकी प्रॉपर्टीज तो एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है ही है बेटा।
ऐसा तो है ही नहीं कि प्रॉपर्टी सेम हो सकती, कारण क्योंकि मान लो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का मिक्सचर हुआ तो भी प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होने वाली है। क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पढ़ो बेटा। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ केमिकल कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मैकेनिकली। इनको मैकेनिकली मतलब कि इस पे मशीन से वर्क करके इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। इनको अपन कैसे बेटा केमिकली सेपरेट कर सकते हैं, वो केमिकल मेथड है जो अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद अभी। ठीक है, इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्व एनर्जी चेंजेस, और जब भी ऐसा होता है बेटा तो इसमें हमेशा क्या होती है, एनर्जी चेंज होता है, और एनर्जी चेंज होता है तो रिएक्शन टू टाइप्स की हो जाती है। अगर अपन एनर्जी चेंज की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी चेंज, तो रिएक्शन दो तरह की हो जाती है बेटा। फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक एंड द नेक्स्ट वन इज एंडोथर्मिक। यहाँ पे भी रिएक्शन लिख दो बेटा, रिएक्शन तो मतलब कि एक्सोथर्मिक जिसमें हीट रिलीज होती है, यानी प्रोडक्ट बनने के बाद में मेजर हीट रिलीज हो जाए बेटा, और एंडोथर्मिक में एनर्जी को क्या किया जाता है बेटा, एक्सेप्ट किया जाता है। किस फॉर्म में, या तो वो आप हीट फॉर्म में ले सकते हैं, लाइट फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर आप उसको करंट के फॉर्म में ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं अपन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपाउंड की। और देखिए बेटा अब बढ़ रहे बेटा अपना नेक्स्ट पूरा पार्ट अपन ने चेंज कर दिया, प्योर सब्सटेंस को पूरा पढ़ लिया है। अब अपन लोग सीधे जा रहे हैं बेटा मिक्सचर के ऊपर, इसको ऊपर जा रहे हैं बेटा मिक्सचर के ऊपर। तो आइए समझे क्या मिक्सचर क्या होता है बेटा। तो देखो अपन बात करेंगे मिक्सचर के ऊपर। तो मिक्सचर is that form of matter in which two or more substances, वो एलिमेंट भी हो सकते हैं और वो क्या हो सकते हैं बेटा, कंपाउंड भी हो सकते हैं, और प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन। एनी मतलब कुछ भी, घर पे मिक्सचर नमकीन खाए हो गया, मिक्सचर नमकीन में क्या है, कुछ भी मिला सकता है, कुछ भी मिलाया जा सकता है। अब वो फिक्स प्रोपोर्शन में तो नहीं है ना भाई इतना वेट ही उसका डालना है, उसमें तो कितना भी वेट उसका डाला जा सकता है। अरे बोलो हाँ के ना, ठीक है बेटा। तो कितना भी डाला जा सकता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर, इसीलिए तो उसका नाम मिक्सचर है। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ CO2, डस्ट पार्टिकल्स है ना, डस्ट पार्टिकल्स है ना बेटा, मिस्ट हो जाए इसके अंदर डस्ट पार्टिकल ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। तो अब इनका जो है बेटा, जैसे नाइट्रोजन फिक्स है, ऑक्सीजन फिक्स है, लेकिन अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज भी फिक्स ही लगभग, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल इनका क्या प्रोपोर्शन फिक्स है क्या, नहीं, इनका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है। ठीक है बेटा। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं बेटा कि प्रोपोर्शन ऊपर नीचे रह सकता है, तभी तो हम उसको क्या बोल सकते हैं बेटा, मिक्सचर। अदरवाइज तो उसको प्योर सब्सटेंस ही बोल देंगे अगर फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास रहेगा। अगर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की बात करें मिक्सचर की, तो देखिए बेटा, तो मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस, शो अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहली बात करते हैं बेटा, इन मिक्सचर द कॉन्स्टिट्यूएंट मे बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हो। ठीक है ना। Mixture show the properties of all the constituent present in their, मतलब कि आप ये बोल दो mixture show the properties of all the constituent present in, सबकी ही प्रॉपर्टी शो करता है। अरे भाई कोई मिक्सिंग तो हुई नहीं है, कोई केमिकली तो आपस में रिएक्ट किया ही नहीं है, तो फिर वो सबकी प्रॉपर्टी शो करेगा। जो जो एलिमेंट उसके अंदर मिलाया जाएगा उन सबकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को भी वो शो करने वाला है, क्योंकि आपने उसको किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाया। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करते हैं बेटा, a mixture contain sugar and salt will be salty and sweet। दोनों ही टेस्ट देता है कि नहीं देता आपको, नींबू पानी पीते हैं तो तीनों टेस्ट देता है, नींबू का भी देता है, सॉल्टी भी देगा और शुगरी भी देगा। ठीक है ना बेटा, यानी स्वीट भी देगा। इसके बाद में नेक्स्ट बेटा, मिक्सचर एक्सेप्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस की बात अभी यहाँ पे नहीं की जा रही है, सिंपली अपन मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर एक्सेप्ट सॉल्यूशन आर हेट्रोजीनियस। सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस हो सकते हैं। सॉल्यूशन आपके होमोजीनियस क्या हो सकते हैं बेटा, होमोजीनियस हो सकते हैं। ठीक है बेटा। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, सिंपल फिजिकल मेथड से इनको अलग अलग किया जा सकता है बेटा। द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय अ सिंपल फिजिकल मेथड, कोई भी फिजिकल मेथड लगा के इनको सेपरेट आराम से किया जा सकता है। क्लियर है बेटा। नाउ अगर अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, है ना। अपन दो तरह के मिक्सचर पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, a mixture is said to be homogeneous if different constituents or substance present in it exist only single phase without any visible boundaries of separation in them। ध्यान से सुनो बेटा, आप ऐसा समझ लो कि पावरफुल माइक्रोस्कोप लो तो भी आप पार्टिकल्स को अलग अलग नहीं देख पाओ,
मतलब थोड़ा बहुत तो देख सकते हो, लेकिन बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप लिया या मैक्रोस्कोपिक लेवल तक जाके देखते हो तो शायद पता चल जाए। माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जाएंगे ना तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि पार्टिकल्स के अंदर अलग अलग है, एक जैसे लगे। ठीक है ना बेटा, कैसे लगे आपको? एक जैसे। जैसे आपने ले लो कोई भी ऐसा घर पे एक बेसन है आपके पास में, बेसन, तो अगर मान लो उसमें जो कंकड़ है अगर वो पिस जाए बिल्कुल बिल्कुल उसी की तरफ पिस जाए तो फिर वो पहचानने में आएगा क्या? नहीं पहचानने में आएगा। क्लियर है? तो वो क्या होगा? बेसिकली होमोजेनियस हो गया, क्योंकि देख नहीं पा रहे ना आप, तो सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ऐसा भी बोल सकते हैं आप इसको। तो होमोजेनियस के ब्रैकेट में लिख दूं सेम कंपोजिशन, और बोल दो बेटा यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है बेटा, एक जैसा कंपोजिशन रहता है, इनमें कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती सेपरेशन की कि भाई ये दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, अगर अपन बात करें इन होमोजेनियस मिक्सचर the constituent particles cannot be identified or seen without any help of powerful microscope। तो यानी कि इससे तो देखा जा सकता है पर ऐसे नहीं बता सकते। जैसे all solution, कई सारे सॉल्यूशन ले लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट हो गया, जैसे एग्जांपल नीचे देखो बेटा, है ना, all solution such as solution of common salt, copper sulfate, sugar etc are example of homogeneous mixture। कैसे मिक्सचर है बेटे? होमोजेनियस है। सिमिलरली जैसे alloy such as brass, bronze etc are homogeneous solid solution of metal। बेसिकली क्या है बेटा? होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशन है। मेरी बात आपको क्लियरली समझ में भी आ रही होगी कि मैं आपसे क्या बातें करना चाह रहा हूं या क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। बेसिकली क्या है? सब होमोजेनियस तो है। क्लियर बेटा, कि आप इनको अलग अलग नहीं देख सकते विदाउट एनी पावरफुल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें। इसकी बात करें बेटा हेट्रोजीनियस की। देखो बेटा, a mixture is said to be heterogeneous if it is not have uniform composition and also have visible boundaries to separation between the constituent। अब जैसे बेसन था, उसके अंदर आप लोगों ने क्या किया बेटा? बड़े बड़े कंकड़ डाल दिए, तो आपको दोनों अलग अलग होते दिखेंगे नहीं दिखेंगे? तो उसमें एक विजिबल बाउंड्री है ना जो दोनों को सेपरेट कर रही है कि नहीं है? विजिबल बाउंड्रीज हैं जो सेपरेट करती है एक दूसरे को। बाउंड्रीज का मतलब जो सेपरेशन वाली जो जगह है या सेपरेट करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि कलर भी दोनों का अलग अलग होगा, तो इसको बोल सकते हैं बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बोले बेटा द हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी इजीली सीन समटाइम्स विद नेकेड आई। इसको आप नेकेड आई से भी देख सकते हो। घर पे जो मिक्सचर नमकीन आता है उसको आप कैसे, उसमें अलग अलग दाल की पहचान कर सकते हो, नमकीन का अलग से पहचान कर सकते हो, ड्राई फ्रूट्स का अलग से पहचान कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो नेकेड आई से ही कर सकते हो उसको। उसके लिए माइक्रोस्कोप की क्या जरूरत है? उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करते हैं सैंड एंड सॉल्ट, अब आप दोनों को अलग अलग देख सकते हो, कलर भी दोनों का अलग अलग होता है। आयरन पाउडर एंड सल्फर पाउडर, आयरन और सल्फर पाउडर दोनों को मिक्स करो तो दोनों का अलग अलग होता है। द सॉइल, सॉइल के अंदर भी कई सारे पार्टिकल्स होते तो अलग अलग आप उनको भी पता कर सकते हो भी सॉइल क्या है। और उसके अलावा जो छोटे छोटे कंकड़ उसके अंदर होते हैं, पत्थर छोटे छोटे होते हैं, उनको भी अलग अलग बता सकते हो। तो बेसिकली ये सभी क्या है बेटा? आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर है? बेसिकली क्या है बेटा? आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नाउ जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ होमोजीनियस क्या और हेट्रोजीनियस क्या है मिक्सचर के बारे में। देखे बेटा, तो टाइप ऑफ मिक्सचर में आते हैं सबसे पहले। इसके बारे में बात करें टाइप ऑफ मिक्सचर में, तो सबसे पहले देखो बेटा, गैस को अगर गैस में डाला, ठीक है ना, गैस को अगर गैस में है तो बेसिकली आपने एयर देखा है। मेनली अगर होमोजीनियस है तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही उसके अंदर अपन मानते हैं। अपन ज्यादा की तो बात नहीं कर रहे ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। गैस को अगर लिक्विड में डाला जाए तो आपने एरेटेड ड्रिंक्स पी है, लाइक पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, लिम्का हो गया, तो इनको बोलते हैं बेटा एरेटेड ड्रिंक। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है बेटा? वाटर होता है। ये होमोजीनियस नहीं हो सकता क्योंकि ये फिक्स प्रोपोर्शन रहता है, आप इनको अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे गैस को अगर सॉलिड में डाल दिया जाए तो हाइड्रोजन को अगर अपन पैलेडियम में डाल दें तो बेसिकली क्या है बेटा? आपको दिखेगी नहीं, बस होती क्या है? ये होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है। अगर लिक्विड को लिक्विड में डाला जाए, जैसे इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH है बेटा, इसको पानी में डाल दिया तो बेटा जो बोलते हैं ना इथाइल अल्कोहल, बेसिकली क्या होता है? अल्कोहल ही होता है जो अपन लोग ये लोग कंज्यूम करते हैं। अगर उसको पानी में डाल देते हैं तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते या देख के पता नहीं लगा सकते कि इसमें अल्कोहल के पार्टिकल है कि नहीं पानी के अंदर, ठीक है, या अल्कोहल में पानी का पार्टिकल है कि नहीं ये भी पता लगा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बेटा लिक्विड इन सॉलिड की बात करते हैं। इसकी बात कर रहे हैं बेटा, पांचवा देखिए बेटा, ये लिक्विड इन सॉलिड। देखो मर्क्यूरी इन अमलगमेटेड जिंक, तो ठीक है ना बेटा, आज जैसे मर्क्यूरी है Hg,
ठीक है ना, इसको जिंक के साथ में लेते हैं, तो अमलगमेटेड जिंक, इसको ZnHg लिखते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं अमलगमेटेड जिंक। तो बेसिकली आप इन दोनों को अलग अलग नहीं बता सकते, ये एक सेपरेशन की टेक्निक भी है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, अमलगमेशन भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट बेटा 6 पॉइंट देखो आपका, लिक्विड को सॉलिड को डालो लिक्विड में, यानी शुगर इन वाटर, है ना बेटा। अब मैं आपको यहाँ लिक्विड और लिक्विड में एक और एग्जांपल बताता हूँ, लेकिन आप उसको सेपरेट कर सकते हो, जैसे वाटर और ऑयल है, तो बेसिकली ये आपका क्या हो गया, होमोजीनियस नहीं होके क्या हो गया बेटा, हेट्रोजीनियस। शुगर इन वाटर को जैसे है बेटा, तो अपन चॉक इन वाटर डाल दें, तो ये इसके जो पार्टिकल वो सस्पेंड होकर नीचे बैठ जाते हैं, 10 पार्टिकल को पानी में डाल दे, जैसे फाइन पार्टिकल होते हैं, वो भी आपको नीचे दिखते हैं कि नहीं दिखते। इस तरह नेक्स्ट देखो बेटा 7 वाला पॉइंट देखो, अगर अपन बात करते हैं सॉलिड इन सॉलिड की बात करें तो अलॉय हो गया, जैसे आपके पास में ब्रास है, अब ब्रास के अंदर जो मेटल्स मिक्स है, बेसिकली आप उनको अलग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो अलॉय से अलग नहीं कर सकते, देख के पता नहीं लगा सकते। ब्रॉन्ज मेटल आप लोगों ने देखा, ब्रॉन्ज मेटल उसमें कई सारी जो है मेटल्स रहती है, ठीक है ना, 2-3 मेटल उसके अंदर रहती है, तो बेटा जो अलॉय है आप उसको एग्जैक्टली तो ब्रास ही बोलते हैं ना, लेकिन आप उनकी प्रॉपर्टीज को अलग अलग पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं को नहीं पढ़ सकते, उनकी प्रॉपर्टीज जो है मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज है, आप दोनों तीनों जितनी मेटल्स के अंदर है उनकी प्रॉपर्टीज को देखा जा सकता है। नेक्स्ट है बेटा, अगर हम लोग हेट्रोजीनियस की बात करें तो मिक्सचर सच एज सैंड एंड आयरन फिलिंग, तो ये बेटा क्या हो गया आपका हेट्रोजीनियस है। सैंड और अमोनियम क्लोराइड ये भी आपका क्या है बेटा, बेसिकली हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही तो है। क्लियर है बेटा, तो आप लोगों को यहाँ से मिक्सचर समझ में आ गया मेरे हिसाब से। अब हम लोग जो है बेटा इसके आगे का जितना भी पार्ट है, हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में अपने डिस्कस, जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी चैप्टर का, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में धुआंधार तरीके से, और क्वेश्चन भी करेंगे इसके आगे के, PYQ करने वाले। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रन पे। थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड EW। जय हिंद जय भारत।